Hello everyone. Yesterday we have discussed about the pre-stressed concrete and what is the difference between RCC and pre-stressed concrete. और मैंने ये भी बताया था आपको कि उसमें हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं प्री-स्ट्रेस को यूज़ करने के लिए, लॉन्ग स्पैन में यूज़ करने के लिए हम आरसीसी की जगह प्री-स्ट्रेस कंक्रीट को यूज़ करते हैं। ज़्यादा एडवांस वर्जन ऑफ आरसीसी ही है प्री-स्ट्रेस कंक्रीट। तो मैंने आपको ये बताया था कि वहाँ पे हमारे को हाई स्ट्रेंथ, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ टेंडेंस। तो आज हम डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट, तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस high strength concrete in pre-stressing. So first point is that due to large bearing stresses that are developed in the concrete due to large pre-stressing and applied anchoring process. अब इसका मतलब क्या है कि हमारे को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्यों चाहिए क्योंकि हमारे पास जो बियरिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगे कंक्रीट में, क्योंकि मैंने कहा था कि जो ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, ये अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे हमने टेंडेंस प्रोवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आती है, कंप्रेसिव लोडिंग दी जाती है ताकि ये भी कंप्रेशन में हो न्यूट्रल फाइबर के ऊपर और ये भी कंप्रेशन में, ठीक है। अब ये नीचे वाले जो टेंडेंस है इसमें क्या होगी, प्रेशर आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आने के कारण क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है कंक्रीट का, ये क्या होगा, बेयरिंग स्ट्रेसेस जनरेट करेगा, दैट विल बी इन लार्ज अमाउंट ऑफ बेयरिंग स्ट्रेस। अब जो ये स्टील इस कंक्रीट पे ट्रांसफर करेगा स्ट्रेस, तो वो क्या होंगे, वो ऐसा कंक्रीट होना चाहिए कि वो जो इतनी हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील का जो स्ट्रेसेस बेयर कर सके। दैट्स व्हाई कि हम यहाँ पे जो कंक्रीट यूज करते हैं प्री-स्ट्रेस कंक्रीट में, दैट इज ऑफ हाई स्ट्रेंथ, so that it can bear the stresses that is transferred from the steel, ठीक है। तो बेयरिंग स्ट्रेसेस जनरेट करने के लिए, ताकि वो स्टील का जो लोड ट्रांसफर होगा कंक्रीट पे वो उसको बेयर कर सके। दूसरा, ड्यू टू हाई बॉन्ड रिक्वायर्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। अब प्री स्ट्रेसिंग जब हम करेंगे दैट इज इन द टेंडेंस, अब इस टेंडेंस में हम प्री स्ट्रेसिंग करेंगे तो बॉन्ड जो होगा बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट शुड बी required the bond between steel and concrete, वरना क्या होगा, अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्रैक्स आ जाएंगे। तो अगर बॉन्ड हमको मेंटेन करना है तो स्टील के कंपैरिजन में हमारे पास जो कंक्रीट है वो भी स्ट्रेंथ का होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज व्हाइल यूजिंग हाई ग्रेड कंक्रीट श्रिंकेज क्रैक्स आर वेरी लो। अब कंक्रीट में क्या होगा, जब अगर हम लो ग्रेड कंक्रीट यूज करते हैं तो क्या होगा, श्रिंकेज के कारण उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, और इन जो ये हाई ग्रेड कंक्रीट होगा इसमें क्या, इससे हमारे श्रिंकेज के क्रैक्स जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हाई ग्रेड कंक्रीट। श्रिंकेज लो वाले में क्या होगा, ज्यादा हो जाएंगे लॉसेस हमारे पास, उस लॉस को हम काउंटर एक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, हाई ग्रेड कंक्रीट को हम यूज करते हैं ताकि जो ये श्रिंकेज क्रैक्स है वो हमारे मिनिमाइज हो सके। इसीलिए हमारे पास प्री स्ट्रेस में मैंने कहा था कि क्रैक्स नहीं आते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो श्रिंकेज के कारण उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, वेरी लो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज दैट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट EC is equal to 500 रूट FCK, ठीक है। दिस FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अगर देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज करेंगे तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सॉरी इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंक्रीज होगा हमारा, तो इलास्टिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, क्योंकि इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर ये बढ़ रहा है तो ये स्ट्रेन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इलास्टिक स्ट्रेन विल बी डिक्रीज, देयरफॉर वेरी लो प्री स्ट्रेस लॉसेस विल अकर। इसके कारण क्या होगा, प्री स्ट्रेस लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके कारण हमारे पास जो प्री स्ट्रेस होगा वो लॉसेस क्या हो जाएंगे, हमारे पास ज्यादा लॉसेस नहीं होंगे, प्री स्ट्रेस लॉसेस विल अकर। तो वो होंगे तो बट क्या होंगे, बहुत कम होंगे, क्योंकि स्ट्रेन भी कम हो गया, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास, while using high grade of concrete the cross section dimension
विल बी लेस। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अगर हम हाई ग्रेड कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन क्या होगा, वो कम होगा एज कम्पेयर टू वी यूज इन आरसीसी, और उसके कारण क्या हो जाएगा, सेल्फ वेट ऑफ द कंक्रीट विल बी लेस। ठीक है, तो दीज आर द concepts behind using the high strength concrete. Now we comes to why we are needing high strength of steel in pre-stressing. अब हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्यों चाहिए हमको प्री स्ट्रेसिंग में? पहली बात देखिए इसमें क्या है, ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग लार्ज श्रिंकेज एंड क्रीप स्ट्रेन अकर्स। ये मेंशन है कोड में दैट स्ट्रेन इज 0.0008, इतना स्ट्रेन होगा ड्यू टू दी प्री स्ट्रेसिंग, इतना स्ट्रेन होगा ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग। अब प्री स्ट्रेस लॉसेज अगर हम निकालने जाए ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रीप, ये श्रिंकेज और क्रीप की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग लार्ज ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रीप, स्ट्रेन कितना होगा, प्री स्ट्रेस लॉसेज ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रीप विल बी स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन अगर हमारा 0.008 है इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील आ जाएगा 2 × 10⁵, तो इट इज 160 मेगापास्कल। तो ये देखिए इतने लॉसेज हो रहे हैं ड्यू टू श्रिंकेज एंड क्रीप, क्योंकि श्रिंकेज और क्रीप के कारण स्ट्रेन कितना आ रहा है, कोड में मेंशन है 0.0008। इसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं कि प्री स्ट्रेस लॉसेज कितने होंगे, तो प्री स्ट्रेसिंग लॉसेज आ रहे हैं 160 मेगापास्कल। अब देखिए अगर हम माइल्ड स्टील की रॉड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल Fe250 मेगापास्कल, तो उसमें से क्या है, देखो प्री स्ट्रेस लॉसेज कितने हैं 160, माइनस करेंगे तो 90 मेगापास्कल बचा, तो ये स्ट्रेंथ बची कितनी, इतनी तो लॉस हो गई हमारी 160, तो वो -160 अगर लॉस हो गई और हमारा माइल्ड स्टील यूज किया 250 मेगापास्कल का, तो उसमें स्ट्रेंथ ही कितनी बची, वो श्रिंकेज और क्रीप के कारण क्या होगा, वो प्री स्ट्रेस लॉसेज आ गए। दिस इज नॉट सफिशिएंट, देयरफॉर वी आर यूजिंग हाई स्ट्रेंथ स्टील। वहां पे हम ये बार से यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, टेंडेंस। टेंडेंस क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स में क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स। सो वी यूज हाई स्ट्रेंथ स्टील फ्रॉम 1000 मेगापास्कल टू 2000 मेगापास्कल इन फॉर्म ऑफ टेंडेंस, ठीक है। और प्री स्ट्रेसिंग में हमारा टोटल जो परमिसिबल प्री स्ट्रेसिंग लॉसेज है दैट शुड नॉट एक्सीड 10 to 20%। 10 to 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये टोटल स्ट्रेसेस की, टोटल लॉसेस की, टोटल लॉसेस शुड नॉट बी मोर देन 10 to 20%, ओके। और अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, दैट इज मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, कैसे कैसे प्री स्ट्रेसिंग की जाती है। फर्स्ट इज प्री टेंशनिंग, सेकंड इज पोस्ट टेंशनिंग, ठीक है। प्री मतलब पहले टेंशन देना पड़ेगा, पोस्ट टेंशनिंग मतलब बाद में टेंशन देना। अब हम प्री टेंशनिंग की बात करें तो प्री टेंशनिंग में मेथड में हमारे पास तीन स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट इज टेंशनिंग, सेकंड विल बी कंक्रीटिंग, थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ द लोड, ठीक है। तो ये मेथड जो है हमको दिया था हॉयर्स मेथड, हॉयर्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मेथड को बनाया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले पहले हमने यहाँ पे देखिए शटरिंग दी, ठीक है। अब शटरिंग के बाद हमने यहाँ पे एक ये स्टील वायर लगा दी, टेंडेंस लगा दी, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, टेंशनिंग दे दी। यहाँ पे से देखिए हमने पहले स्टेप में देखिए ये हमने यहाँ पे ये हमारी शटरिंग आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास जो वायर था वो मैंने यहाँ पे टेंशन कर दिया उसको और ये होल्ड कर दिया हमने, ठीक है। अब ये पहला प्रोसेस हो गया हमारा, हमने इसको खींच के यहाँ पर बांध दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे इसको होल्ड कर दिया, एंकर कर दिया। अब ये इसमें क्या आ गया, टेंसाइल स्ट्रेसेस आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, हम यहाँ पे प्रॉपर हमने क्या कर रखा है, ये यहाँ पर शटरिंग की है और यहाँ पे अब हमने कंक्रीटिंग कर दी, ये हमने इस पे कंक्रीटिंग कर दी, ठीक है। अब कंक्रीटिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे से इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये स्टील के वापस अपनी शेप में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कैसे स्ट्रेसेस आएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो पहले से ही क्या आ गया, प्री स्ट्रेसिंग, प्री टेंशनिंग। पहले ही हमने क्या किया, यहाँ पे इसको टेंशन में दिया, टेंशन किया, उसके बाद हमने यहाँ पे से कट कर दिया। आफ्टर 20 days of settling of this concrete,
जब सेट हो गया कंक्रीट उसके बाद हमने ये कट कर दिया। अब ये क्या करेगा, अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, अब इस तरह से ये क्या हो गया, लोड ट्रांसफर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्री टेंशनिंग मेथड, दैट इज गिवन बाय होयर्स मेथड। ठीक है, अब देखिए जो नेचुरली हमने पहले लेक्चर में मैंने आपको बीम बना के दिखाई थी कि नीचे कंप्रेसिव लोड्स आ जाएंगे, तो इस तरह से हमारी बीम बन गई कि नहीं बन गई। अब मेथड आपको समझ में आ गया, पहले शटरिंग करनी है, फिर आपको टेंडेंस लगाने हैं, उसको टेंशन प्रोवाइड करनी है, फिर कंक्रीटिंग करनी है, 28 डेज के बाद सेटल हो जाएगा जब कंक्रीट, फिर हमको यहाँ पे से ये रीइंफोर्समेंट कट कर देनी है। इससे के कारण क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ लोड हो जाएगा, दैट विल बी इन कंप्रेसिव लोड। ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही मेंबर, हम बहुत सारे मेंबर्स को काज कर सकते हैं ऐसे। देखिए ये शटरिंग लगाई यहाँ पर और फिर ये टेंडेंस को होल्ड किया, ये अलग मेंबर है, ये अलग मेंबर है, ये अलग मेंबर है। बाद में जब ये सेटल हो जाएगा कंक्रीट, तब यहाँ पे से हमने इसको कट कर देना है, तो ये हमारे तीनों मेंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये इसी तरह से हमारे रेलवे स्लीपर्स भी कास्ट होते हैं। रेलवे स्लीपर्स आर मेड अप ऑफ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट यूजिंग हॉयर्स मेथड। हॉयर्स मेथड को और भी बोलते हैं, दैट इज लॉन्ग लाइन मेथड। ठीक है, इस तरह से लॉन्ग लाइन मेथड भी बोल सकते हैं हॉयर्स मेथड। तो इस प्रोसेस को क्या है, मेथड क्या है, पहले टेंशनिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड फिक्सिंग इट एट द एंड्स। ठीक है, फिक्स कर देना है उसको टेंशन का, कास्टिंग ऑफ कंक्रीट एंड प्लेसिंग इट फॉर नेक्स्ट 28 डेज टू गेट सेटल। फिर सेटल हो जाएगा जब कंक्रीट, उसके बाद कटिंग द टेंडेंस आइदर साइड ऑफ द कंक्रीट बैक टू अटेन द कंप्रेसिव फोर्स बिलो द न्यूट्रल फाइबर, नीचे हमारे कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगी। तो इस तरह से ये हॉयर्स मेथड है हमारा। फिर उसके बाद आया हमारे पास पोस्ट टेंशनिंग मेथड। पोस्ट टेंशनिंग मतलब बाद में टेंशन देना, पहले इसमें 3 स्टेप है, पहले कंक्रीटिंग, फिर टेंशनिंग, फिर एंकरिंग और जैकिंग। तो इस मेथड को देखिए हम कैसे परफॉर्म करेंगे। पहले हमने कहा कि हमको कंक्रीटिंग करनी है। ठीक है, अब कंक्रीटिंग करनी है तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कंक्रीटिंग कर दूं, फिर हमको अब स्टील डालना है हमको इसमें, तो स्टील अगर हमने दे दिया, ठीक है, अब हम इसको टेंशन प्रोवाइड करेंगे, तो क्या ये मेथड सही होगा। अब इसको टेंशन देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे। बाद में टेंशन दे रहे हैं हम सेटलमेंट के बाद, इसलिए हम इसको ऐसे पोस्ट टेंशनिंग नहीं करते। कैसे करेंगे, पहले हम एक डक्ट रखते हैं, जैसे ये शटरिंग है हमारी, ठीक है, शटरिंग है और यहाँ पे हमें कंक्रीटिंग करनी है, तो ये हमने एक डक्ट दे दिया। ठीक है, अब डक्ट को हम पैराबोलिक शेप में भी दे सकते हैं, स्ट्रेट भी दे सकते हैं। अब इस डक्ट के यहाँ पर हमने कंक्रीटिंग कर दी। ठीक है, अब ये हमने कंक्रीटिंग कर दी। डक्ट क्या है, हॉलो ट्यूब टाइप की समझ लो। ठीक है, अब ये कंक्रीटिंग कर दी। अब जब ये कंक्रीट सेटल हो जाएगा 28 डेज बाद, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टील रीइंफोर्समेंट डालेंगे। ठीक है, ये हमारी रीइंफोर्समेंट स्टील इसमें टेंडेंस डाल दी। ठीक है, अब इस टेंडेंस को डालने के बाद हम क्या करेंगे, टेंशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमने इसको खींचना चालू किया, अब ये खींचेगा तो इसमें टेंशन आएगी कि नहीं आएगी, टेंशन आएगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको एंकर कर देंगे, एंकरिंग डिवाइस लगा के यहाँ पे एंकर कर देंगे। एंकरिंग डिवाइस आपका कुछ यूं इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होगा आपका एंकरिंग डिवाइस। इसमें जैसे एक टेंडेंस यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, आगे जाके यहाँ से यूं होल्ड। ठीक है, अब जितना यहाँ से आप इसको क्या करोगे, टेंशन करता जाओगे, उतना ये क्या करेगा, एंकर डिवाइस अंदर की तरफ क्या लगाएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप ये वॉल के पास खड़े हो, यहाँ पे आपकी एक रोप बंधी है। ठीक है, अब आप इसको क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो अगर खींच रहे हो इसको प्रॉपरली खींचने के लिए आपने क्या किया, अपना फुट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अपना फुट जब यहाँ पे लगाओगे और इसको आप यूं खींच रहे हो, तो ये फुट क्या करेगा, अंदर की तरफ लोडिंग लगाए। उसी तरीके से ये एंकरिंग डिवाइस आपका काम करता है। जितनी फोर्स से आप इसको यहाँ से खींचोगे, उतना ही कंप्रेसिव लोड ये अंदर की तरफ लगाए, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेसिव लोडिंग जनरेट हो जाएगी, कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं एंकरिंग और जैकिंग प्रोसेस। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। उसके बाद
इसमें प्रोसेस को हम कैसे याद करेंगे, दैट hollow ducts are provided and concreting is done above. ठीक है, कॉन्क्रीटिंग करने के पहले एक डक्ट, हॉलो डक्ट रखना है, उस पे कॉन्क्रीटिंग करनी है आपको। देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रीइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट। अब देखिए, जब डक्ट दे दिया हमने, डक्ट और कंक्रीट का कांटेक्ट है, बट रीइंफोर्समेंट और कंक्रीट का कोई कांटेक्ट नहीं है, इसलिए वहां पे क्रैक्स आएंगे नहीं, डायरेक्ट कांटेक्ट की नहीं है जब हम खींचेंगे उसको। तो कंक्रीट इज सेटल्ड फॉर 28 days and tensioning of reinforcement is done after it। ठीक है, जब सेटल हो जाएगा तब करते हैं। चेकिंग डिवाइस एंकरेज आर यूज्ड फॉर टेंशनिंग द reinforcement। ठीक है, और द शेप ऑफ द reinforcement कैन बी पैराबोलिक और स्टेडी, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जैकिंग कैन बी आइदर एट बोथ द एंड्स और एट एनी वन एंड, या तो दोनों तरफ से आप जैकिंग कर सकते हो या तो किसी एक साइड से करनी है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो गए हो कि प्री टेंशनिंग कैसे करनी है और पोस्ट टेंशनिंग कैसे करनी है। सो दीज आर द टू मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग ऑफ कंक्रीट। सो थैंक यू वेरी मच।